हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 6 क्लास के ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर। ठीक है। इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी कि कौन कौन से परिमंडल हैं। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने के हिसाब से और जो भी इसके और घटक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं वो सब कैसे हैं। यानी कि जैसे कि आप हम पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र क्या है, ऐसा ग्रह है, ठीक है, जिस पर क्या है जीवन संभव है। मानव यहीं पर जीवित रह सकता है, बाकी ऐसे अभी कोई ज्ञात ग्रह नहीं है, कोई ज्ञात ऐसा पिंड नहीं है, खगोलीय पिंड नहीं है जिस पर जीवन संभव हो। ठीक है। अब इसके लिए क्या ऐसी जो चीज़ें हैं वो जीवन लायक बनाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, यानी कि जो पानी चाहिए, हवा चाहिए, तो ये सभी हैं। अब ये किस प्रकार से इनको हम मंडलों में विभाजित करते हैं और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, हम इनके बारे में इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है, पृथ्वी जो हमारी है उसकी सतह, जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे को वो प्रभावित भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। अब गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा और भी जो दूसरी गैसें हैं वो आती हैं। ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं? एक वायुमंडल बनाते हैं। ठीक है। वायुओं का मंडल यानी कि वायुमंडल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यह पृथ्वी को एक चारों तरफ से क्या करते हैं? लपेटे रहते हैं, एक चादर के रूप में, अपने एक आवरण के रूप में इसको ढके रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या बनाती हैं? पृथ्वी पर रहने के लायक बनाती हैं। अब हम देखते हैं भूमंडल तो हो गया जहाँ पे अस्थायित्व प्राप्त होता है इंसान को। उसके बाद वायुमंडल हो गया जो उसको क्या करता है? सांस लेने में, पौधों को उगने में और खुद इंसान के लिए, इंसानी जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है। जिसे जल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग पर पानी है जिसको हम जल मंडल कहते हैं। अब इस जल मंडल में क्या क्या है? तो पानी की सारी अवस्थाएं हैं, यानी कि बर्फ है तो वो ठोस अवस्था में है। ठीक है। जल एवं वाष्प जो है वो सारे सम्मिलित हैं। जल वाष्प यानी कि वेपर के रूप में आप देखते हैं कि ये क्या होता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स के रूप में बहुत सारे जो वायुमंडल ही हमारा बना है, तो ये वायु जो बने हैं इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि इसमें जल वाष्प भी है। ठीक है। वाटर वेपर भी इसमें मिश्रित रहता है। तो अब हम देखते हैं क्या कि जल मंडल में ये सारे मतलब जल के सारे स्रोत शामिल किए गए हैं और यह बहुत बड़ा भाग है, जल मंडल सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो क्या हम देखते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? ठीक है। ये शब्द कुछ हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ठीक है। यानी कि ये बायोस का अर्थ होता है पूरा जीवन। बायोस का अर्थ क्या होता है? तो जीवन होता है। ये आप यहाँ से देख लेंगे कि लिथस का अर्थ होता है क्या? पत्थर, इसको हम लोग जानते हैं। और एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। ठीक है। और ये क्या होता है? ह्यूडर। ठीक है। ह्यूडर का अर्थ होता है जल। तो ये यानी कि पूरा ये मिल करके क्या बनाते हैं? हमें रहने के लायक बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। हमने 3 के बारे में क्या, जो 3 के बारे में जाना, जो कि क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह क्या निर्माण करते हैं, पृथ्वी की सतह क्या होती है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये तीनों मंडल है भूमंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ठीक है। तो अब हम भूमंडल के बारे में देखते हैं कि भूमंडल किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। देखते हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ठीक है। जो मिट्टी की पतली परतें हैं उसके ये बने हुए हैं। अब देख ये बात आती है कि जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जीवित रहते हैं। और क्या होता है कि ये जो पादप होते हैं यानी कि प्लांट होते हैं वो इस पर उगते हैं। ठीक है। जंगल इस पर उगते हैं, जो हमारे फसल हैं वो इस पर उगते हैं। ठीक है। और हम इस पर रहते हैं, अपना आवास बनाते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको आवास प्रदान करते हैं। ठीक है। भूपर पट्टी पे ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या देखते हैं कि पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की जो सतहें हैं वो उनको हम क्या करते हैं? 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। अब बड़े स्थलीय भाग, ठीक है, जो बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं उनको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है। वो महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। तथा बड़े जलाशयों, ठीक है, जो बड़े जलाशय हैं उनको हम क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन के नाम से हम उनको जानते हैं।
अब विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं यानी कि पांचों महासागर क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो बहुत बड़ा लैंड है यानी कि भूभाग है, उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। जैसे आप 7 महाद्वीपों को जानते हैं, अभी 8वां महाद्वीप भी आ चुका है हमारे सामने जीलैंडिया के रूप में। उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि समुद्री जल का तल क्या होता है, सभी जगह एक समान होता है। यह यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदुस्तान में यानी हमारे देश में कुछ और है तो वो जाके ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होगा। ये क्या होता है कि जो समुद्री जल का मतलब स्तर होता है, लेवल होता है, वह क्या होता है, हर जगह एक जैसा होता है। ठीक है, अब स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या मानते हैं हम, समुद्री जो जल होता है यानी कि जो समुद्र का सतह होता है उसको हम जीरो मानते हैं, और वहाँ से जो ऊंचाई होती है यानी कि स्थल की जो ऊंचाई होती है उसको हम समुद्र तल से ही मानते हैं, मापते हैं। ठीक है, समुद्र तल से ही इसको मापा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो भी महासागर हैं, ठीक है, यानी कि जो महासागरीय बेसिन की चर्चा हो रही है तो वो महासागर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर को। ये क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। फिर आप आएंगे तो हिंद महासागर है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया ये सब जुड़ते हैं। हिंद महासागर यहाँ से ये पूरा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को कनेक्ट करता है, ठीक है, जल मार्ग के द्वारा। और उधर क्या होता है आपका एशिया का ये इधर का जो क्षेत्र है वह प्रशांत महासागर जो है उससे मिलता है। और यह पीछे से फिर क्या होता है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका से भी प्रशांत महासागर टच करता है, क्योंकि आप ग्लोब में जब देखेंगे इसको तो पूरा ये फोल्ड हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो ये इसका क्या है कि एक प्लेन सरफेस यानी कि पेपर पर बना करके इस मैप को दिखाया गया है, लेकिन ग्लोब में आप देखेंगे तो ये इसका भाग है वो चला जाएगा पीछे के साइड से। ठीक है, तो ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और फिर ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, दक्षिण सागर ये है दक्षिणी महासागर। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका है उससे ये मिलता है। और हम देखते हैं कि ये आपको अटलांटिक है। ठीक है, फिर आर्कटिक महासागर है यहाँ। तो ये सारे क्या हैं, महासागर हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, महासागर हैं। प्रशांत महासागर देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आप घुमाएंगे इसको देखेंगे ग्लोब पे देखेंगे तो ये पीछे से घूम जाता है, यानी कि ये जो एरिया है पीछे से फोल्ड होकर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो आप प्रशांत महासागर देखते हैं इधर नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका का है पार्ट वो जा कर के उससे उधर टच करेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 महाद्वीप भी हैं, यानी कि जो स्थल मंडल हैं उनको भी दिखाया गया है। एशिया जो कि सबसे बड़ा है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका जो कि यह सिर्फ बर्फ़ का है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बर्फ़ का महाद्वीप है पूरा का पूरा। फिर अफ्रीका है यहाँ। ठीक है, अफ्रीका से आप देख सकते हैं कि इससे आपका ये विषुवत रेखा क्रॉस की यानी भूमध्य रेखा है। ठीक है, और इससे क्या है कर्क रेखा और मकर रेखा, यह ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं क्या करती हैं, गुजरती हैं, क्रॉस करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और टेट में यहाँ से पिछले साल भी क्वेश्चन उठाया गया था कि किस महाद्वीप से ये तीनों गुजरते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप ये सोच कर नहीं पढ़ेंगे कि बस 6 क्लास का है ऐसे ही इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सुन लेते हैं, नहीं, इसका आप पूरा एक नोट्स बनाते चलेंगे। फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पे एशिया है, फिर उधर ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, अफ्रीका है, यूरोप है, और ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका। फिर यहाँ इधर आप आएंगे तो दक्षिण अमेरिका, और ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, जुड़े हुए हैं। और सारे जो महासागर हैं वो क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ठीक है, सारे जो महासागरीय बेसिन हैं वो भी एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और इनको क्या करते हैं, महाद्वीपों को अलग करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखते हैं कि विश्व में सबसे गहरा भाग क्या है, प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर, यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा एवरेस्ट उसमें समा जाएगा। जो एवरेस्ट की चोटी है वह उसमें समा जाएगी, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यानी कि स्थल भाग पर सबसे ऊंचा चीज़ क्या है, ऊंची अगर कोई चोटी है तो वह है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा जल मंडल है उस पे, उस क्षेत्र में, उस एरिया में सबसे गहरी कोई चीज़ है, कोई खाई है या कोई आप बोल सकते हैं कि गर्त है, तो वह क्या है, मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर है। ठीक है, यानी कि ये पूरा आराम से आपका जो एवरेस्ट है वह इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
जितनी ऊंचाई है पृथ्वी पर उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा ये आपको गहराई भी यानी कि मैरियाना गर्त के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम यह देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं फिर महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने, जो एडमंड हिलेरी हैं और तेंजिंग नॉर्गे हैं, इन्होंने 29 मई 1953 को क्या किया कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए और वो पहले व्यक्ति बने। जापान की जो जुंको ताबेई हैं, ये विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने क्या किया है, 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, फिर भारत की जो प्रथम महिला हैं यानी कि बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने क्या किया, 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों का नाम याद रखेंगे। यानी कि पहले व्यक्ति कौन कौन है, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे हैं। फिर पहली महिला है जापान की जुंको ताबेई। फिर भारतीय पहली है तो वो हैं बछेंद्री पाल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट हैं उनको हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि जो महासागर है यानी कि महासागरीय जो बेसिन है वो इनको क्या करती हैं, अलग करती हैं। ठीक है, लेकिन महासागर क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये महाद्वीप कौन कौन है। ये महाद्वीप हैं एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, 8वें का नाम यहाँ पे अभी नहीं दिया है, उसका कुछ अभी प्रमाण मिलना हमें बाकी है प्रामाणिक तौर पर। जीलैंडिया के बारे में, जो कि वो उसे 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है। ठीक है, वह भी प्रशांत महासागर में ही है और ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड के पास है। अब हम क्या देखते हैं कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ है, तो स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप जब मैप को देखेंगे और उत्तरी गोलार्ध को देखेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो बीच से विषुवत रेखा गुजरती है और उसके ऊपर का जो हिस्सा है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है क्या, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत वृत्त है और इसके ऊपर ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है और नीचे क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि उत्तर में यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में ही जितने लैंड हैं, सारे लैंड एरियाज क्या हैं, उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ही आपको, इधर का जो एरिया है उसमें बहुत कम लैंड एरियाज हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कुछ है, फिर इधर से आप कुछ जो पार्ट है वो अफ्रीका का है और कुछ जो भाग है वह दक्षिण अमेरिका का है। बाकी जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं, उत्तरी ध्रुव में ही दिख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव में है। दक्षिणी ध्रुव में आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, एशिया का कुछ पार्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा आपका दक्षिण ध्रुव में है। उसके बाद क्या है, अफ्रीका का कुछ भाग है और उसके बाद दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग है। ठीक है, ये सारे दक्षिणी ध्रुव में है, बाकी सारे जो लैंड है वो कहाँ है, उत्तर ध्रुव में है। तो सबसे ज़्यादा लैंड कहाँ है, तो उत्तर ध्रुव में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, अब एशिया को देखते हैं। एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महादेश है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पे 1/3 पर ये खुद सिर्फ एशिया है। अब यह महाद्वीप जो है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि आप जब 4 भाग में इसको बांटते हैं पृथ्वी को, तो ये क्या है, इधर पूर्वी भाग में, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा है वह इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है। हम यहाँ देख लेते हैं, यूराल पर्वत को दिखाते हैं आपको। यूराल पर्वत देखिए आप, यहाँ है, ये जो पीला पार्ट है ये क्या है, एशिया है। और यहाँ पे आपका ये जो भाग दिख रहा है वो क्या है, यूरोप का है। और ये यूराल पर्वत है जो कि क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, तो ये यूराल पर्वत याद रखेंगे कि पश्चिम में क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये यानी कि यूरेशिया, ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, वो यूरेशिया कहलाता है। अब हम देखते हैं यूरोप के बारे में। एशिया से बहुत छोटा है यह, यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसलिए इन सभी को क्या कहते हैं, हम पश्चिमी देश यहाँ से बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त
इससे होकर गुजरता है, जो आर्कटिक वृत्त है वह इससे होकर के गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है, ठीक है। यह क्या है, तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए, ठीक है। विश्व के मानचित्र को हम देखते हैं जो वर्ल्ड का मानचित्र है, इसको क्या बताया जा रहा है कि तीन ओर से क्या है, यह समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। एक ओर से यानी कि यह केवल एशिया के क्षेत्र से ही क्या है, नहीं घिरा है। बाकी आप इसको हर जगह से देखेंगे तो यह किससे घिरा हुआ है, तो यह जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे का जो हमारा महाद्वीप है उसके बारे में। एशिया और यूरोप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरता है, ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा क्या है, इसके मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। वो हम ऊपर मैप को देखेंगे, पहले यहाँ इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, ऊपर फिर समझने में हमें आसान होगी। अब हम क्या देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा भाग जो होता है, बड़ा भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। क्या है, यह चारों ओर से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, यह कहाँ है, अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन भागों से होकर गुजरती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये अफ्रीका के मैप को देखते हैं, ठीक है। अफ्रीका देखते हैं कि किधर है। अफ्रीका को मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये क्या है, यहीं से होकर के बीचों बीच से ठीक गुजरती है इसकी। और इसका क्या है, हमने पढ़ा कि इसके लैंड का बहुत सारा एरिया जो है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ से ये उत्तर है और ये यहाँ से दक्षिण है, ठीक है। इस तरह से ये पड़ता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नील नदी है, ठीक है। ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। और हमने क्या पढ़ा है, और पढ़ा है कि यह चारों तरफ से क्या है, समुद्रों और महासागरों से, सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे यह घिरा हुआ है सागरों और महासागरों से, ठीक है। तो यानी कि सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि अगला महाद्वीप हमारा कौन सा है और उसके बारे में हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या, तो ये उत्तर अमेरिका क्या है। उत्तर अमेरिका के बारे में देखते हैं कि उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका और तीसरे नंबर पे क्या आता है, उत्तर अमेरिका आता है। यह बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको हम पनामा जल संधि कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग पनामा जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को जब आप चार भागों में बांटते हैं तो आप यह कह सकते हैं, ठीक है, कि यह क्या है, कि किधर बना हुआ है, तो यह तो उत्तरी गोलार्ध में है एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप जो है वह तीन महासागरों से घिरा है। आप यही देख सकते हैं, यही जो भाग है वह क्या है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। और यह जो जल संधि है वह पनामा जल संधि है, ठीक है। यानी कि जल संधि स्थल का वह संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जो स्थल संधि होता है वो क्या होता है, स्थल संधि वह भाग होता है जो क्या करता है, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की और क्या स्थिति है। और हमने यहाँ पढ़ा है कि क्या है, यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है और यह कौन है, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका और यही है जो पनामा स्थल संधि है, इसी से यह जुड़ा हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है, एक छोटे से संकरे स्थल से यह जुड़ा हुआ है। और आगे देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम और चीज़ों को ध्यान में दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। तो अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका को, ठीक है। दक्षिण अमेरिका क्या है, तो यह क्या है,
यह गोलार्ध जो है भाग, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हम यह देखते हैं कि इसका जो बहुत सा बड़ा भाग जो है वह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर, कौन से दो महासागर हैं, इनकी अवस्थिति आप ऊपर के मैप को देख करके पता लगा सकते हैं। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है, फैली हुई है। अब दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ठीक है। हमने वहाँ क्या देखा था, आपके अफ्रीका के संदर्भ में देखा था कि वहाँ सबसे लंबी नदी है नील, ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ी नदी कहने का मतलब यह है कि उसका प्रवाह तंत्र जो है वह बहुत बड़ा है, मतलब कि वह बहती है। अब हम यहाँ क्या सबसे पहले देखा है, हमने सबसे पहले उस वहाँ पढ़ने को हमें मिला था कि इसका बहुत बड़ा जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह बात सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ से यह दक्षिण का क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा के बाद से इधर नीचे का जो क्षेत्र है वो दक्षिण है, ऊपर का जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध का है। अब देखते हैं कि बहुत बड़ा भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और यह देख सकते हैं आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है इसके इधर से हो करके गुजरती है। और देखते हैं कि अमेजन नदी जो है, ठीक है, अमेजन नदी बहती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब बड़ी नदी कहने का मतलब है कि इसका जो प्रवाह तंत्र है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मिले, यानी कि उसका बहाव जो तंत्र होता है कि कितने एरिया में बह रही है, तो वो सबसे ज़्यादा है, विश्व में सबसे ज़्यादा है अमेजन नदी का, ठीक है। तो ये कुछ बारीकी आप देख सकते हैं। और ये बात आई थी सामने कि किन दो महासागरों से ये घिरता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है वो प्रशांत महासागर भी टच करता है इसको, फिर इधर से आपको अटलांटिक महासागर भी यहाँ से टच करता है, ठीक है। तो ये जो महासागर हैं किन महासागरों से मिलता है, तो ये आप बता सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने सभी लगभग महाद्वीपों को पढ़ लिया। अब बस हमें क्या देखने को मिलता है, तो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को हमें देखना है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है और इसे हम क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे हमने देख लिया है, लेकिन इसको मैप के थ्रू देख लेने के बाद अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये है भूमध्य रेखा और इधर का जो क्षेत्र है दक्षिण का और इधर का जो क्षेत्र है उत्तर का। और ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं कि पूरा क्या है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो आप यह भी यहाँ से ले सकते हैं क्वेश्चन कि किस जो यानी कि क्रिसमस जो होता है वह गर्मी के मौसम में होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यानी कि जो आप 25 दिसंबर का जो समय होता है, यानी उस समय वहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। गर्मी के मौसम में क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अब हम क्या देखते हैं आगे है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका को देखते हैं और उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अंटार्कटिका यह भी क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नीचे आपने देखा था कि यह बर्फ का पूरा सफ़ेद भाग दिखाया जा रहा था आपको, यह क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह जो महाद्वीप है उसके मध्य में बिल्कुल क्या है, जो दक्षिण ध्रुव स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। अब बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे देश हैं जो अपना रिसर्च सेंटर उन्होंने अपना खोला हुआ है। अब भारत की भी शोध संस्थान यहाँ है जिनका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। भारत का यहाँ पर शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। उसको भी देख लेते हैं कि उसकी अवस्थिति किस तरह से है। तो यह जो क्षेत्र है पूरा आपका अंटार्कटिका का है, यह कहाँ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यानी कि दक्षिण ध्रुव जो है इसके बीच में स्थित है, ठीक है। यानी कि इसके बीच में दक्षिण ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव आप जानते हैं कि ध्रुवों पर क्या होता है हमेशा, यानी कि 6 महीना दिन और 6 महीने रात होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी होकर के पड़ती हैं और इस कारण वहाँ सूर्य की क्या होती हैं, किरणें पहुँच नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी जो स्थल मंडल हैं उनको देख लिया है, यानी कि 7 महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जल मंडल के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि जल मंडल क्या है। अब देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यह हमें पता है। और देखते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग क्या है, जल तथा 29% भाग स्थल है।
स्थल में जितने भी आपने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा वो आते हैं, और जो जल क्षेत्र में आते हैं वो आते हैं, जो पांचों महासागर हैं, जो महासागरीय बेसिन हैं वो आते हैं। यानी कि सिर्फ महासागर ही नहीं है इसमें, जो पृथ्वी पर और भी जो झील हैं और जो तालाब हैं, नदियां हैं, वो सभी क्या आते हैं, इसी जल में आते हैं, जल के भाग हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जल मंडल में जल के सभी प्रारूप अवस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जो जल वाष्प है सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी कि 71% भाग पर क्या है, जल है। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग क्या है, महासागरों में पाया जाता है। जो पृथ्वी पर जल पाए जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं उनका क्या है, 97% भाग जो है वो महासागरों का है। ठीक है, उसके बाद जो 2.5% भाग बचते हैं वो आपके इधर उधर के, यानी कि नदी और तालाब जो भी हैं, झील हैं, उनसे ये मिलते हैं। लेकिन हमने ये तो देखा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है, यानी ये लवणीय होता है कि इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये मानव के उपयोग के लायक नहीं बचता है। अवशेष जल का बहुत बड़ा भाग जो होता है क्या है, वह बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो 2.5% भाग है वो इस प्रकार से पाया जाता है, अन्य जो और जल के स्रोत हैं उनके रूप में। अब जल का बहुत कम भाग जो है क्या है, अलवणीय है। ठीक है, यानी कि पीने के योग्य है। उसमें से हम क्या देखते हैं, जो मनुष्य के इस्तेमाल के रूप में आने वाला जल है उसकी जो मात्रा है वह बहुत ज़्यादा और भी कम है। अब यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, हमें पानी की कमी महसूस होती है कि पानी बहुत कम है। पानी बहुत ज़्यादा होते हुए भी यूज़ के लिए हमारे यूज़ लायक पानी बहुत कम है, यानी कि अलवणीय जल बहुत कम है। अब महासागर को देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर क्या है, जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जो जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख क्या है, गति है। क्या है, तरंगे इसमें होती हैं, वेव इसमें आप देखते हैं, समंदर के किनारे आप जाएंगे तो देखने को आपको मिलेगा। फिर ज्वार भाटा है, ये हैं, तथा महासागरीय धाराएं हैं। क्या है, ये क्या है, महासागरीय जो गति होता है इसके 3 प्रमुख गति हैं। ठीक है, यानी कि जो धाराएं होती हैं महासागरीय जल की, इनकी गतियां हैं। अब बड़े से क्या होता है, छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर को इस प्रकार से दिया गया है। यानी कि प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा क्या है, प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 जो महासागर हैं इनको आकार के घटते क्रम में दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। 1/3 भाग में केवल प्रशांत महासागर क्या है, फैला हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मैरियाना गर्त है वह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अब प्रशांत महासागर लगभग क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, आप इसको ग्लोब पर देखेंगे तो यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रशांत महासागर क्या है, वृत्ताकार है। अब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। यह क्या है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आप ऊपर के चित्र में देख सकते हैं, ऊपर हमने देखा भी है, इसको हमने समझ लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, यह कैसा है, तो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसका जो पश्चिमी किनारा है उस पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर क्या है और इसकी क्या विशेषता है। अटलांटिक महासागर के तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ठीक है, दंतुरित माने इस तरीके से आप ये जो संरचना है यह देख सकते हैं। यह बंदरगाहों के लिए क्या होता है, आदर्श माना जाता है। ठीक है, ये जो इस तरीके से मतलब निकले हुए खांचे जैसे निकली हुई जो
आकृति होती है उसको हम दंतुरित आकृति बोलते हैं, ठीक है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक तरह से आपका पोत आश्रय है, यानी कि ये पोर्ट है, ठीक है, और प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए ये आदर्श मानी जाती हैं। अब व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर क्या है कि यह व्यापार की दृष्टि से इसको देखें तो यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी कि इंडिया के नाम पर, भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसको क्या है, किसी देश के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह कैसा है, त्रिभुजाकार है। आपने प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा तो प्रशांत महासागर कैसा है, प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। और फिर हमने अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ा तो अटलांटिक महासागर कैसा है, तो वह एस आकार का है। और हिंद महासागर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हिंद महासागर कैसा है, तो यह त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि दक्षिण महासागर जो है वह क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरा है, ठीक है। यह क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप को इसने चारों तरफ से घेरे हुए है, ये घेरता है। अब हम क्या देखते हैं कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। यह कहाँ फैला हुआ है, तो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये बात हो रही है आर्कटिक महासागर के बारे में, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है, नॉर्थ पोल पर स्थित है। आप देखते हैं जो उत्तरी गोलार्ध है उसके ऊपर एकदम स्थित है। अब आगे क्या देखते हैं कि यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है, यानी कि जो आर्कटिक महासागर है इसके बारे में बात हो रही है। तो यह क्या है, प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे हम क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों को क्या करता है तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। उत्तरी तट और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब वायुमंडल आता है, ठीक है। यह वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल क्या है, तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, ठीक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिससे गैस के एक आवरण से घिरी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, ठीक है, यानी कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये क्या है, एक अटूट भाग है। यह पतली परत है जो हमारे ग्रह है उसका एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, अभिन्न भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है, यानी कि ओजोन लेयर की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसी वायुमंडल में ही ओजोन लेयर भी आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हानिकारक पैरावैगनिक किरणें हैं उनको छान लेता है, उनको आने नहीं देता है पृथ्वी तक। अब हम क्या देखते हैं कि वायुमंडल का जो विस्तार है वह क्या है, तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। यह कितना, तो यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसको देखते हैं कि वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इसको क्या किया जाता है कि इसके जो घटक हैं, टेम्परेचर हैं, ठीक है, उनके आधार पर इसको 5 भागों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, पृथ्वी का जो सतह है उससे शुरू करता है, यानी कि ये सब क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, सबसे पृथ्वी के नीचे है, फिर समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और सबसे ऊपर का जो भाग है वो बहिर्मंडल है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, आप इसको फिगर के माध्यम से दिया गया है, क्या यह दिया गया है, तो ये पृथ्वी की सतह है। इसके बाद सबसे इसके नीचे का भाग क्या है, तो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, मध्य मंडल है, ठीक है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है और बहिर्मंडल है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा ये। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, ठीक है। यह क्या है, मुख्यतः बना हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और यह शुष्क हवा का 99%, साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है।
अब देखते हैं आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी होती है? 1% ही होती है सिर्फ। अब यानी कि 78% सिर्फ क्या है? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी की जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में वो होती हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? सांस लेने के लिए यानी कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और नाइट्रोजन का क्या रोल होता है? तो यह प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है? वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है प्राणियों के। अब देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, यह क्या करता है कि इसकी मात्रा तो बहुत कम है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या है? तो यह क्या करता है कि जो पृथ्वी ऊष्मा को छोड़ती है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। इसी के कारण पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, और यह क्या करता है? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसका क्या होता है? घनत्व घटता जाता है। अब हम जानते हैं कि पहाड़ों पर जो पर्वतारोही चढ़ते हैं वो उनको सामना करना पड़ता है, इसी कारण से ऊपर क्या होता है? इसका कम होता जाता है, घनत्व हवा का कम होता जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी कम होता चला जाता है। अब ऊंचाई पर सांस लेने में इसीलिए उन्हें दिक्कत होती है और वो अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पर उनको चढ़ना होता है। तो अब यह हम देखते हैं कि वायुमंडल है, स्थल मंडल है, किस प्रकार से यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। वायुमंडल, ठीक है, ये स्थल मंडल में बहुत सारे भाग आते हैं। आपके स्थल मंडल में ही पहाड़ वगैरह आते हैं, जो और भी जो जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं वो आते हैं। जल मंडल यानी कि इसमें नदी, झील, तालाब, पोखर ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी क्या होता है? घटता जाता है। तापमान क्या होता है? घटता जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर क्या होती है? ठंड होती है। अब वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, हम यह जानते हैं। जैसे जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही तापमान क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे ठंड होती है। अब कुछ क्षेत्र जो होते हैं, कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब हमें महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु कहाँ से कैसे बहती है? तो यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु गतिशील होती है, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जीवमंडल होता है उसको हम देख लेते हैं कि जीवमंडल क्या है। तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल क्या है? स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक बहुत ही सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। ठीक है, यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है, हम जी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। अब जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया गया है। ठीक है, विभक्त किया जा सकता है। यानी कि जो जीवमंडल है इसमें दो तरह से इसको विभाजित किया गया है। क्या? तो पहला है जंतु, ठीक है, जंतु जगत, और दूसरा है फिर पादप जगत यानी कि प्लांट। ये इसमें आते हैं जंतु जगत यानी कि एनिमल, और उसके बाद ये पादप जगत यानी कि प्लांट जो आते हैं वो आते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के ये तीनों मंडल जो होते हैं, पृथ्वी की ये जो तीनों मंडल होते हैं वो आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ये हमें पता है कि ये तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आप ये ले सकते हैं कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे क्या होगा कि ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से क्या होता है? पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गया था। तो अब हम क्या देखते हैं? जब आप यानी कि क्या काटेंगे? वृक्ष को काटेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है? वृक्ष क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है, उसकी जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। उसको काटने पर क्या होता है? अपर्दन होता है। अब कोई भी छोटा मोटा हलचल होने के बाद क्या होता है? उसका भयंकर परिणाम हमें देखने को मिलता है। अब
थोड़ा भी कुछ पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है तो उससे क्या होता है कि भूकंप आते हैं और उससे पृथ्वी फट जाती है। और क्या होता है कि लैंडस्लाइड भी अगर होता है तो वो वृक्ष यानी कि आप काट लेंगे तो वो उसको मिट्टी को क्या होते हैं नीचे लुढ़कने से रोक नहीं पाते हैं, नीचे सरकने से रोक नहीं पाते हैं। तो लैंडस्लाइड और जो भूकंप की स्थिति आती है उसमें भयानक परिणाम भुगतना पड़ता है मानव जाति को, और पूरे जनजीवन पूरा जीवन जनजीवन क्या होता है हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है एक दूसरे से अटैच्ड हैं। आप इनमें से किसी एक को हानि पहुंचाएंगे तो क्या होगा, सभी प्रभावित होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अब हम ये भी देखते हैं कि जब जैसे आप पेड़ काटते हैं, ठीक है, पेड़ काटते हैं तो क्या होगा, पेड़ काटने से स्थल मंडल का ये एक तो भाग प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए क्या करते हैं पेड़, अपने पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ही उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पेड़ काट लेंगे आप तो जो मानव के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएंगे, और वो वायुमंडल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि पृथ्वी पर जो गर्मी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि हीट क्या होगा, यानी कि पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ जाएगा। उस ऊष्मा के कारण क्या होगा कि जो यानी कि हिमानी है, हिमनद हैं और ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, और जो समंदर का यानी कि जो महासागरों का स्तर है, लेवल है, वाटर लेवल है उनका वो बढ़ जाएगा, और जो लैंड एरियाज हैं बहुत से बड़े बड़े भाग जो हैं पृथ्वी के वो भूभाग वो उसमें डूब सकते हैं। यानी कि ये सारे क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये सारी व्यवस्था एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अटैच्ड है। ठीक है, तो एक को आप क्षति पहुंचाएंगे तो देखेंगे कि तीनों में ये साइकिल ही क्या होता है, एक चक्र के रूप में क्या होता है, इससे सभी प्रभावित होंगे। तो आप किसी को भी ना प्रभावित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखें और अपने जीवन को फिर आनंदित महसूस करें। तो हम देखते हैं कि किसी भी यानी कि मंडल को आप प्रभावित करते हैं, विक्षोभित करते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे, ये तो मान लीजिए कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में भी इन सभी चैप्टर से क्या होते हैं क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एशिया और यूरोप को यूराल अलग करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इधर से बनाए जाते हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे। आपने बहुत ही अच्छे से देखा भी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।